हाँ जी, कहाँ थे हम? अब अगला जो टॉपिक आ रहा है, अब इसी का ही पार्ट है, अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन, यानी कि अनुचित व्यवहार। अब ये अनुचित व्यवहारों का मतलब क्या है? अनुचित व्यवहारों का मतलब वही है जो ऑब्वियसली देख, हो सकता है मेरी नज़र में एक चीज़ उचित है, वो आपकी नज़र में अनुचित है। अनुचित वो है कि जिसमें कुछ गलत होता है, जिसमें किसी को खिलाफ कुछ होता है, जिसमें हम किसी का फ़ायदा उठाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे गलत काम कर देना, ठीक है ना, तो उसे ही हम अनुचित व्यवहार कहेंगे ना। ऐसे व्यवहार जो धोखे से तो नहीं है, लेकिन आपको अनुचित व्यवहारों में हम धोखे वाले व्यवहार नहीं डालेंगे, हम यहाँ डालेंगे ऐसे व्यवहार या ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें हम स्थिति में है कि हम सामने वाले की इच्छा को अपने हिसाब से चला सकते हैं। मतलब सामने वाला ना भी चाहे तो भी वो बेचारा हमारे इनडायरेक्ट या इमोशनल प्रेशर में आकर वो कार्य करने को तैयार हो जाए, राइट, उसे हम अनुचित व्यवहार कहेंगे। अगर मैंने आपको धोखा दिया है तो वो अनुचित व्यवहार नहीं होगा, वो फ्रॉड कहलाएगा, राइट, इसलिए ध्यान में रख लेना। या मैंने अगर आपको मार पीट के धमका कर किया है तो वो उत्पीड़न कहलाएगा, यानी कि कॉर्शन कहलाएगा, वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा, और ना ही वो ये क्या नाम है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा, यानी अनुचित प्रभाव कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी की असमर्थता, किसी की कमज़ोरी की वजह से उससे वो लाभ प्राप्त कर लेते हो जो ज़रूरत से ज़्यादा है, और भाई कहने का मतलब है कि उसको बेनिफिट दिए बगैर आपने अपना बेनिफिट कमा लिया, तो ये अनुचित व्यवहार ही होंगे। अनुचित व्यवहार अनुचित है या नहीं है, ये साबित करना आपकी जिम्मेवारी है, जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है या जो पीड़ित पक्षकार है, ठीक है। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जब कोर्ट को ये लगता है कि पर्टिकुलर व्यवहार अनुचित व्यवहार है, जैसे व्यवहार के वास्तविक स्वभाव के बारे में ऋणी की अज्ञानता। मान लो कई बार बैंक्स जो होते हैं, अब हम कोई लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए आप अपने किसी रिश्तेदार से या किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, और वो आपको बैंक वाला जो है वो आपकी परिस्थिति का लाभ उठाते हो, या रिश्तेदार आपकी परिस्थिति का लाभ उठाते हो, ठीक है लोन दे देता हूँ, ऐसे कर फिर गिरवी में ना अपना ये रख ले, मकान रख ले। अब तुम मजबूर हो, तुम्हें 10 लाख का लोन चाहिए, लेकिन तुमसे मकान 1 करोड़ का रखवा लिया, दैट इज़ अनुचित लाभ, ठीक है। और आपको कोई सही सलाह ना दी हो, जानबूझ के ऐसी सलाहें दी हैं जिससे आप दूसरी चक्कर में आ जाओ, मतलब कहीं और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए 2% है तो 3% ले लिया, 4% ले लिया, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर 2 का 20 ले रहा है आपकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए, वो हमारा गलत है। फिर उसके अलावा कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जैसे ऋणी है, जिसने पैसे लेने हैं, वो बेचारा अनजान है। कई बार ना लोग अनजान होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उन्हें ज़्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं होता, ऐसे लोगों का बेनिफिट ले लिया जाता है, ये भी अनुचित व्यवहार कहेगा, ठीक है जी। तो अब अनुचित व्यवहार तभी माना जाएगा जब एक कमज़ोर व्यक्ति की स्थिति का फ़ायदा एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ने लिया है, अपनी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए, उसकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए, राइट। अब बात करते हैं व्हाट इज़ पर्दानशीन स्त्रियाँ। ज़रूर स्माइल आ गई होगी कई बच्चों के फेसेस पे कि पर्दानशीन बड़ा अलग सा वर्ड है, पर्दानशीन। फिल्मों में सुना होगा कि पर्दे के पीछे रहने वाली, दैट इज़ पर्दानशीन वुमेन, ठीक है। आज की डेट में अभी भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं बेटा जो पर्दे में रहती हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ कि वो बुर्के में रहती हैं, पर्दा उसको नहीं कह रहे। पर्दे का मतलब होता है 4 दीवारी में रहना, ज़्यादा सा ना किसी के बारे में बाहर के बारे में जानना ना। तो ज़्यादातर लेडीज़ ऐसी होती हैं या जो पर्दे में रहती हैं, आदमी तो नहीं रहते ना, रहती तो औरतें ही हैं। तो ऐसी स्त्रियाँ जो पर्दे में रहती हैं और जिनको वाकई में दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, जिनकी इनोसेंस का, जिनकी भोलेपन का कोई भी व्यक्ति या कोई भी बाहर का व्यक्ति या इवन उसके घर वाले भी अगर उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर कोई बेनिफिट ले लेते हैं, तो मतलब वो लेडी तो पर्दानशीन इसलिए कहलाई क्योंकि वो अनजान है। यहाँ पर पर्दे का मतलब अनजान से है कि भाई वो अनजान है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी आपने देखा होगा कि लेडीज़ पर्दे में है लेकिन बाहर भी जाती हैं, बैंक भी जाती हैं, प्रॉपर्टी का काम भी करती हैं, लोगों से बात भी करती हैं, किराएदार भी रखे हुए हैं, किराया भी वसूल करती हैं, पोस्ट ऑफिस के काम भी कर रही हैं, आना जाना भी है। ऐसे लोग पर्दानशीन होते हुए भी मतलब वो इनोसेंट, मतलब इनोसेंट का मतलब कोई ये मैं नहीं कह रही कि चालाक हैं या शातिर हैं या कोई बदतमीज़ टाइप की हैं, ऐसा नहीं कह रही। मतलब वो बुद्धू नहीं है, वो अवेयर है, उन्हें सही गलत का पता है,
तो यहाँ पर पर्दा नशीन वुमेन का मतलब ऐसी लेडीज़ जो पर्दे में रहती हैं और जो इनोसेंट हैं, जिनको बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये ऐसा भी केस आ सकता है कि जब किसी ऐसी लेडी का बेनिफिट सामने वाले ने उठा लिया हो और वो लेडी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि भाई देखो मैं तो पर्दे में रहती हूँ, मुझे तो दुनियादारी का पता नहीं। मान लो कोई लोन की बात चली, बैंक में लोन अप्लाई कर रखा है, बैंक वाले को पता है कि ये लेडी कहीं बाहर तो आती जाती नहीं है, तो इससे जो है ना 10% फालतू हम ले लेते हैं इंटरेस्ट, इसको पता नहीं चलेगा। और वाकई में इसको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में क्या पता उसको कहाँ से पता चला और उसने केस दायर कर दिया, तो ये मामला उसकी फेवर में जाएगा और बैंक के अगेंस्ट जाएगा। समझ में आया मेरी बात? ठीक है। तो इस तरीके से पर्दा नशीन स्त्री का मतलब एक तो इनोसेंट स्त्री से है, वो स्त्री से है जिसको, यानी वो लेडी से है जिसको बाहर की दुनियादारी का कोई पता नहीं है। लेकिन अगर कोई लेडी पर्दे में रहते हुए भी सारे काम जानती है, करती है, बाहर आती जाती है, बैंक से जाती है, पोस्ट ऑफिस जाती है, किराएदारों से किराया लेती है, मतलब प्रॉपर्टी का काम करती है, प्रॉपर्टी बेच खरीद सकती है, ऐसा कुछ किया है उसने, तो पर्दा नशीन होते हुए भी हम उसको ये नहीं कहेंगे कि उसकी भोलेपन का किसी ने फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि वो बुद्धू तो नहीं है ना। समझ में आया? तो अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। हमने 2 पॉइंट पढ़े, कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस था। कॉर्शन में मार धाड़, धमकाना, चोरी करना, छिपा, मतलब उसको किसी तरीके से परेशान करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि वो आपकी बात मान जाए। इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में डायरेक्ट कोई परेशानी नहीं है, अब इमोशनल उसकी मजबूरी में उसको ऐसे लिप्त करके कि भैया वो बेचारा और कहीं का ना रहे और वो आखिरकार अपनी बात मान जाए। दोनों के दोनों तरीके हैं क्या, किस चीज़ के लिए है? सामने वाले की सहमति हासिल करनी है और इधर ज़बरदस्ती करनी है और इधर बड़े प्यार से करनी है, लेकिन उसकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते करनी है। इसमें आप संपत्ति को चोट पहुंचाकर, किडनैप करके, तोड़ फोड़ करके काम करते हो। इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई चोट नहीं पहुंचाना, कोई नहीं धमकाना, कुछ नहीं करना। इसमें परिस्थिति का फ़ायदा उठाना है, इसमें परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना है। इसमें तो भैया शारीरिक और बल का मतलब फोर्स का प्रयोग करना है। समझ में आया ना? केसेस दोनों के सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बट कंडीशन यही है कि दोनों में जो बंदा पीड़ित है उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ रिश्ते का कोई चक्कर नहीं है। अब एक पड़ोसी मेरे पड़ोस में आके रह रहा है और उसको मेरे मकान पर नज़र है, वो मुझे धमका फिरा कर मेरा मकान अपने नाम करवाना चाह रहा है, वो कॉर्शियन है। यहाँ पड़ोसी और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ज़मींदार और कृषक का रिलेशन है कि भैया उसने उससे पैसा लेना है। इस तरीके का एक रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी तो फ़ायदा उठाओगे आप किसी की परिस्थिति का। ठीक है? और देखो ये कह रहे हैं ना, पक्षकारों में कोई निश्चित संबंध नहीं है, इसमें पक्षकारों में कोई ना कोई निश्चित संबंध है। ठीक है? इसमें शारीरिक बल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, इसमें मानसिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इमोशंस का आपका फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है? इसमें जो है आप बल का प्रयोग खुद डायरेक्टली उस बंदे के अगेंस्ट भी कर सकते हो और उसके संबंधियों के अगेंस्ट भी कर सकते हो। इसमें मैं आपको प्रभावित कर सकती हूँ, आपके घर वालों को नहीं, क्योंकि मेरा संबंध आपसे है। ठीक है? और इसमें भी वही वाली बात है, उत्पीड़न जब होता है तो जो बेचारा पीड़ित है उसकी इच्छा पर ये व्यर्थहीन हो जाता है। व्यर्थहीन नहीं है, सॉरी, व्यर्थनीय है ये वर्ड, नॉट व्यर्थहीन, व्यर्थनीय है ये। इसमें भी सेम केस है कि भाई व्यर्थनीय हो जाएगा और आप चाहें तो उसको कैंसिल करा सकते हैं, आप चाहें तो उसको पूरा करा सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है जी? तो आज का टॉपिक इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।